हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 जिसे एनडीपीएस एक्ट भी कहते हैं शॉर्ट में, इसको हम देखेंगे और इसके जो प्रावधान हैं उन पूरे प्रावधानों को क्रम से धारा 1 से लेकर के इसकी अंतिम धारा तक को हम एमसीक्यूज के रूप में कन्वर्ट करके डिस्कस करेंगे। तो यह जो वीडियो होगा खास करके उत्तर प्रदेश की एचजीएस की परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है और आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर यह कोशिश की गई है कि इस पूरे अधिनियम को एक बेहतर तरीके से आपके समक्ष पेश किया जाए और उसके सभी महत्वपूर्ण बातों को एमसीक्यूज के रूप में कन्वर्ट किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि किस तरीके के जो प्रावधान है वह परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है और एमसीक्यूज के रूप में बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इसका नाम क्या है। तो नाम सबसे पहली बात तो आप ये देखेंगे कि नाम है स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985। अब इस पर दो डेट जो है किसी भी अधिनियम की महत्वपूर्ण होती है। एक तो ये होती है कि वह कब से प्रवर्तित हुआ है और दूसरी ये होती है कि वह कब बन करके तैयार हुआ। तो यह अधिनियम 16 सितंबर 1985 को बन करके तैयार हुआ, अर्थात इस दिन इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है, स्वीकृति मिलती है। उसके बाद यह 11 नवंबर 1985 को 11 नवंबर 1985 को यह प्रवर्तन में आता है। तो आगे देखेंगे, जैसा कि जो सभी अधिनियम होते हैं उनके बनाए जाने का कुछ उद्देश्य होता है। तो इस अधिनियम का क्या उद्देश्य है इसको देखें। इसके उद्देश्यों को आप पॉइंट वाइज देखेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि स्वापक औषधियों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करना इसका उद्देश्य है। दूसरा है कि स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं का नियंत्रण करना और उसको रेगुलेट करना अर्थात विनियमित करना। तीसरा उद्देश्य है कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से प्राप्त या उसमें प्रवृत्त की गई कोई संपत्ति है तो उसका समापहरण का उपबंध करना। उसके बाद आता है स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के उपबंधों को कार्यान्वित करना और उससे संबंधित विषयों के लिए कड़े उपबंध करना। तो यह इस अधिनियम के उद्देश्य हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। तो इसकी जो उद्देशिका है यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि एचजीएस के अंतर्गत एक प्रश्न का जो पैटर्न होता है वह थोड़ा सा अलग होता है पीसीएसजे की परीक्षाओं से, क्योंकि एचजीएस के अंतर्गत आपसे कानून की जानकारी के साथ साथ उसकी समझ पे भी जानकारी होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो यहाँ पर अगला है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यह है कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 1 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है। तो इसके अंतर्गत पहला कथन देखेंगे कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 है। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन यह है कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह भी सही है। धारा 1 के अंतर्गत ये बातें जो है की गई हैं। और तीसरा कथन है कि इसका विस्तार भारत के बाहर सभी नागरिकों को और भारत में पंजीकृत पोत और वायुयान पर सभी व्यक्तियों को लागू होता है, वो चाहे दुनिया में कहीं पर भी हो। इसका तात्पर्य यह है अगर कोई भारतीय व्यक्ति है और भारत से बाहर निवास करता है उसके ऊपर भी यह अधिनियम लागू होगा, अर्थात इस अधिनियम के अधीन अगर कोई अपराध करता है तो वहां पर इसके अधिनियम के अधीन उसको दंडित किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो भारत में पंजीकृत पोत हैं वो पोत दुनिया के किसी भी कोने में है, अगर उस पोत पर कोई अपराध किए जाते हैं तो वह अपराध समझा जाएगा कि भारत में हुआ है, इसलिए यहाँ पर यह अधिनियम लागू होगा। और चौथा विकल्प है कि यह अधिनियम 16 नवंबर 1985 से प्रवर्तित हुआ है। तो यह बात गलत है, क्योंकि यह 16 नवंबर से प्रवर्तित नहीं हुआ है, बल्कि 14 नवंबर 1985 से प्रवर्तन में आया है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है परिभाषा खंड से। चूंकि परिभाषाएं जो हैं यहाँ पर धारा 2 के अंतर्गत दी गई हैं, तो इसके अंतर्गत हेनोबिस या हेम्प की परिभाषा जो दी गई है उसका क्या तात्पर्य है, यह पूछा गया है। तो इसका तात्पर्य है कि चरस जो कैनेबिस के पौधे से प्राप्त किया गया हो और इसमें हशीश तेल भी शामिल है। यह बात सही है, यह कैनेबिस के अंतर्गत आता है। गांजा अर्थात कैनेबिस के पौधे के फूलने और फलने वाले जो सिरे होते हैं वह भी कैनेबिस के अंतर्गत आते हैं। किसी प्रकार के कैनेबिस का कोई मिश्रण या उससे निर्मित कोई पेय पदार्थ, ये सभी जो है यह कैनेबिस या हेम्प के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कैनेबिस में क्या शामिल नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी बात इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, इसको आप देखें। तो इसमें जो है हशीश तेल है, गांजा है और इसके अंतर्गत चरस भी आता है, लेकिन इसमें कोका की जो पत्ती है वह नहीं शामिल है। अगला प्रश्न है कोका के व्युत्पाद के अंतर्गत क्या आता है। तो कोका के व्युत्पाद की जो परिभाषा दी गई है यह धारा 2 खंड 5 के अंतर्गत दी गई है। तो इसके अनुसार आप देखेंगे
कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं। तो कोका के भी उत्पाद के अंतर्गत कच्चा कोकेन आता है, अर्थात कोका की पत्ती का कोई सार जिसका कोकेन के विनिर्माण के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उपयोग किया जा सकता है। एक गोनिन और एक्गोनिन के सभी व्युत्पाद जिनसे उसको प्राप्त किया जा सकता है, यह भी आता है। कोकेन अर्थात बेंजाइल एक्गोनिन का मेथिल एस्टर और उसके लवण भी इसमें आते हैं। लेकिन सभी विनिर्मिया जिसमें 1% से अधिक कोकेन हो, तो यह नहीं आता, बल्कि 0.1% से अधिक कोकेन है तो वह समझ लिया जाता है कि कोका का भी उत्पाद के अंतर्गत आता है। इतनी कम मात्रा भी अगर उसमें है, तब भी यह समझ लिया जाएगा कि वह कोका का ही उत्पाद या व्युत्पाद है। तो परिभाषा आप जरूर देखें, धारा 2 खंड 5 के अंतर्गत दी गई है और इसके अंतर्गत इतनी बातें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कोका की पत्ती से क्या अभिप्रेत है? तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे जो परिभाषा दी गई है यह धारा 2 खंड 6 के अंतर्गत दी गई है और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कोका की पत्ती के अंतर्गत कोका के पौधे की पत्ती जिसमें सभी एक गोनिन कोकेन निकाल लिए गए हैं, यह इसमें आता है। दूसरा है कि कोका के पौधे की पत्ती जिससे सभी एक गोनिन एल्कलाइड निकाल लिए गए हैं, यह भी इसके अंतर्गत आता है। और जिसमें अ, कोका के पौधे की पत्ती से निर्मित कोई पदार्थ जिसमें 0.1% से कम कोकीन है, तो यह भी कोका की पत्ती के अंतर्गत आता है। अगर इससे अधिक है तो वह उसमें नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, कोका पौधा या कोका प्लांट का क्या अर्थ है? तो कोका पौधा की जो परिभाषा है यह धारा 2 खंड 7 के अंतर्गत दी गई है और इसमें यह बताया गया है कि एरिथ्रोजाइलान वंश की किसी प्रजाति का पौधा जो है यह कोका का पौधा कहलाता है। तो यहाँ पर यह जो शब्द है इसको ध्यान रखना है, एरिथ्रोजाइलान वंश का कोई पौधा है, प्रजाति का पौधा है, तो वह कहलाता है। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन चुनिए। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? आप देखेंगे कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ के संबंध में वाणिज्यिक मात्रा का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इसके संबंध में कोई मात्रा, वाणिज्यिक मात्रा कब कही जाएगी, कितनी मात्रा जो है व्यक्तिगत यूज की और कितनी जो है वाणिज्यिक मात्रा कही जाएगी, इसका निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि नियंत्रित पदार्थ से ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जिसे केंद्र सरकार नियंत्रित पदार्थ घोषित करे। तो यह बात भी सही है कि केंद्र सरकार जो है किसी पदार्थ को घोषित करती है कि यह ऐसा पदार्थ है जिसको केंद्र के द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। प्रवाहन के अंतर्गत वायुयान नहीं आता, यह बात सही नहीं है, असत्य कथन पूछा गया है। तीसरा ही असत्य है, क्योंकि प्रवाहन के अंतर्गत जो है वायुयान, जलयान या अन्य कोई यान, अर्थात जो जल में चलने वाला, जमीन पर चलने वाला या वायु में चलने वाला कोई यान है, यह सभी प्रवाहन के साधन के अंतर्गत आते हैं। आवश्यक स्वापक औषध से केंद्र सरकार के द्वारा चिकित्सकीय और वैज्ञानिक उपयोग के लिए अधिसूचित कोई स्वापक औषधि अभिप्रेत है, यह बात भी सही है। यहाँ पर तीसरा कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों के संबंध में अवैध व्यापार से क्या अभिप्रेत है? तो अवैध व्यापार से क्या अभिप्रेत है? तो यहाँ पर देखना है कि अवैध व्यापार की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो इसका जो खंड 8 है, इसी खंड 8 के अंतर्गत एक अ, खंड ख है। इसमें जो है अवैध व्यापार की परिभाषा दी गई है। इसमें यह बताया गया कि कोका के पौधे की खेती करना या उसके पौधे के भाग का संग्रह करना, कोका के पौधे के संग्रह करना या अफीम पोस्त या कैनबिस के पौधों की खेती करना, ये सभी जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इस तरीके के जो सब्सटेंस हैं उनका निर्माण करना, उनको भंडारित करना, उसको छिपाना, ये सारे कार्य जो है वह अवैध व्यापार के अंतर्गत आते हैं। तो अवैध व्यापार की परिभाषा आप देख रहे हैं, धारा 2 खंड 8 ख में दी गई है और इसमें क्या-क्या शामिल है, तो इसको आप देख रहे हैं कि ऐसे पदार्थों का उत्पादन, विनिर्माण, उसका कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, भंडारण, छिपाव, उपयोग, उपभोग, भारत में से या उसके बाहर आयात-निर्यात करना या इन कलापों से संबंधित व्यवहार करना या इनसे भिन्न कोई क्रियाकलाप करना, यह उसका मैनेजमेंट करना, ये सारे कार्य जो है अवैध व्यापार के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप देखेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के संबंध में क्या सही नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की जो परिभाषा है यह धारा 2 में ही खंड 9 के अंतर्गत दी गई है। तो खंड 9 में जो बताया गया है कि स्वापक औषध एकल कन्वेंशन 1961 जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मार्च 1961 में वाशिंगटन में अंगीकार किया गया था। तो वाशिंगटन में यह अंगीकार नहीं किया गया था, बल्कि यह न्यूयॉर्क में अंगीकार किया था। न्यूयॉर्क में
अंगीकार किया गया था। तो यहाँ पर यह बात ध्यान रखेंगे, तो यही सही नहीं है। और इसके बाद है कि उक्त कन्वेंशन का संशोधन करने वाला प्रोटोकॉल जो कि जिनेवा में अंगीकार किया गया था, यह बात सही है। और यह कन्वेंशन 1971 जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा फरवरी 1971 में वियना में अंगीकार किया गया था। तो ये सारे जो है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के संबंध में सही हैं, लेकिन पहला ही विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थों के संबंध में विनिर्माण के अंतर्गत आता है। तो विनिर्माण के अंतर्गत यहाँ पर क्या क्या आता है, तो विनिर्माण की जो परिभाषा दी गई है यह खंड 10 में दी गई है। तो इसके अंतर्गत यह बताया गया कि इसमें उत्पाद से भिन्न ऐसी सभी क्रियाएं जिनके द्वारा ऐसी औषधियां या पदार्थ प्राप्त किए जाएं या उनका जो है परिष्करण किया जाए या उनका रूपांतरण किया जाए या उनको अंतर्वष्ट करने वाली निर्मितियों का नुस्खे के आधार पर किसी फार्मेसी से अन्यत्र उसको बनाया जाए। तो यह सभी कार्य जो है विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। ये सारी बातें हैं, आप इसको एक से अधिक बार वीडियो को जरूर देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप वेरेट को भी देख लें, तो निश्चित रूप से ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो क्या होता है कि आपको पूरा एक तरफ से पढ़ने में कौन सी बातें जरूरी हैं, कौन सी छोड़ना है, पकड़ना है, यह कई बार क्लियर नहीं हो जाता, तो उसमें समय बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इस वजह से इस वीडियो को हमने इस पर्पस से रिकॉर्ड किया है ताकि इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर आपकी ध्यान पहुंच सके। तो विनिर्मित औषधि या मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स ड्रग्स से क्या तात्पर्य है, तो इसकी जो परिभाषा है इसको भी देखेंगे, खंड 11 के अंतर्गत दी गई है। परिभाषा धारा 2 में ही है, अब खंड हम यहाँ बता रहे हैं। तो सभी कूका व्युत्पात आते हैं। इसके अलावा पोस्त तृण सांद्र आता है। औषधि कैनबिस और अफीम व्युत्पाद यह सभी जो है विनिर्मित औषधि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन बताइए। पहला है कि औषधि कैनबिस या औषधि हेम्प से कैनबिस का कोई सार या टिंचर अभिप्रेत है। तो औषधि विनिर्मित की जो औषधि स्वापक औषधि के अंतर्गत पहला जो कथन है यह सही है। दूसरा है कि स्वापक आयुक्त से धारा 5 के अधीन नियुक्त स्वापक आयुक्त अभिप्रेत है, तो यह बात भी सही है। और तीसरा है कि स्वापक औषध से कोका की पत्ती, कैनेबिस, अफीम, पोस्त, तृण अभिप्रेत हैं, तो यहाँ पर यह बात भी बिल्कुल सही है। और चौथा है कि स्वापक औषधि के अंतर्गत केवल अफीम, गांजा, पोस्त, तृण आते हैं, विनिर्मित औषधियाँ नहीं आती हैं। तो स्वापक औषधि के अंतर्गत विनिर्मित औषधियाँ नहीं आती हैं, यह कथन आपका गलत है। तो यहाँ पर असत्य पूछा है, तो चौथा ही कथन सही नहीं है, असत्य है। अगला प्रश्न है अफीम से क्या अभिप्रेत है। तो अफीम की जो परिभाषा है इसको आप देखेंगे तो यह खंड 15 के अंतर्गत या रोमन में लिखा जाता है, खंड 15 के अंतर्गत दी गई है। और अफीम के अंतर्गत क्या आता है, तो अफीम का स्कंदित रस आता है। अफीम पोस्त के स्कंदित रस के मिश्रण से कोई पदार्थ अगर बनाया जाए तो वह आता है। अफीम के अंतर्गत ऐसी विनिर्मिति नहीं है जिसमें 0.2% से अधिक मार्फिन इसमें शामिल हो, यह बात भी सही है। तो यहाँ पर सभी जो कथन है वह सही है, खंड 15 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है अफीम के व्युत्पाद से क्या तात्पर्य है। तो अफीम के व्युत्पाद के अंतर्गत कौन सी बातें आती हैं, तो पहला है कि औषधीय अफीम अर्थात ऐसी अफीम जिसका औषधि के प्रयोग के लिए उसको प्रसंस्कृत किया गया हो। दूसरा है कि निर्मित अफीम अर्थात अफीम को धूम्रपान के पर्पज से उसको बनाया जाता है या उसके बनाने के बाद कोई बचा हुआ अवशेष है। फिनेंथ्रल एल्कलाइड अर्थात मार्फिन, कोडीन, थीमेन, उसके लवण, इसके अलावा डाई एसिटल मार्फिन या हीरोइन या उसका कोई लवण, ये सभी बातें जो है अफीम के व्युत्पाद के अंतर्गत आती हैं। तो उत्पाद और व्युत्पाद आप इसको समझते ही होंगे। एक तो होता है उत्पाद जो डायरेक्ट उससे बनाया जाता है, एक व्युत्पाद होता है जो कि उसके माध्यम से किसी अन्य पदार्थ में मिला करके तैयार किया जाता है, तो उसे ही व्युत्पाद कहा जाता है। तो यह जो है उसके अंतर्गत इतनी बातें आती हैं और यह धारा 2 खंड 16 के अंतर्गत दिया गया है। तो सभी विनिर्मितियां जिनमें 0.2% से अधिक मार्फिन या डाई एसिटल मार्फिन हो वह अफीम व्युत्पाद कहलाता है। अगला प्रश्न है अफीम पोस्त से क्या अभिप्रेत है। तो अफीम पोस्त की जो परिभाषा है वह दी गई है खंड 17 के अंतर्गत। इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं, तो पाइपेवर सोमनिफेरम एल जातियों का कोई पौधा है, यह इसके अंतर्गत आता है। अब यह थोड़ा सा वैज्ञानिक नाम है इसका, तो इसलिए आपको
कोशिश करना होगा, 2-3 बार इस वीडियो को देख करके उसको आप दिमाग में बैठा लें। तो अफीम पोस्त के अंतर्गत क्या आता है, तो पाइपेवर सोमनिफेरम एल जाति का कोई पौधा है। पाइपेवर जाति का पौधा जिससे अफीम या फिनेस्रन एल्कलाइड निकाला जा सकता है, तो यह भी सही है। पाइपेवर जाति का पौधा जिसे केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अफीम पोस्त घोषित करे। ये सभी बातें जो है अफीम पोस्त के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, असत्य कथन चुनिए। तो पहला कथन देखेंगे कि पोस्त तृण से फसल कटाई के पश्चात अफीम पोस्त के बीजों के सिवाय सभी भाग अभिप्रेत हैं, चाहे वे मूल रूप में हो, कटे रूप में हो, संदलित हो, चूर्णित हो या उसमें से कोई रस निकाल लिया गया हो या नहीं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह बात सही है और अ, खंड 18 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। दूसरा है कि पोस्त तृण के एल्कलाइड के सांद्रण के लिए प्रसंस्करण के समय उत्पन्न पदार्थ पोस्त तृण सांद्र कहलाता है या पोस्त तृण सांद्र है। यह बात भी सही है। और तीसरा है कि निर्मित से अभिप्रेत है, खुराक के रूप में कोई एक या अधिक ऐसी औषधियां या पदार्थ या इसे अंतर्विष्ट करने वाला कोई घोल या मिश्रण, चाहे वह किसी भी भौतिक स्थिति में हो। तो यह बात भी बिल्कुल सही है, यह विहित के अंतर्गत आता है। और चौथा है कि विहित से इस अधिनियम के द्वारा विहित अभिप्रेत है। तो विहित से अभिप्रेत जो है नियमों के द्वारा विहित अभिप्रेत होता है। यह कहीं भी किसी भी अधिनियम में अगर आपको दिया गया है, तो जहां पर भी प्रेस्क्राइब्ड अर्थात विहित शब्द दिया गया है, तो इसका तात्पर्य यह है कि नियमों के द्वारा विहित, इस अधिनियम के द्वारा विहित नहीं। अगला प्रश्न है, मन प्रभावी पदार्थों की सूची में जोड़ने या उसे लोप करने की शक्ति किसे है। तो कोई भी पदार्थ है उसको मन प्रभावी पदार्थ के अंतर्गत जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता, ऐसी जो पूरी शक्ति है वह केंद्र सरकार के पास है। और केंद्र सरकार के पास ये जो शक्ति है वो धारा 3 के तहत प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, स्वापक औषधियों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के निवारण और रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अधिनियम की किस धारा के तहत उपाय किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्वापक औषधियों का दुरुपयोग और अवैध व्यापार को रोकना, इस संबंध में जो प्रावधान है यह धारा 4 के तहत किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है पूछा जाए तो यह केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार स्वापक आयुक्त की नियुक्ति करती है। तो नारकोटिक्स कमिश्नर की नियुक्ति के बारे में जो है प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो इसको आप देखेंगे कि स्वापक अधिकारी की नियुक्ति, स्वापक अधिकारी नहीं, स्वापक आयुक्त की नियुक्ति यह धारा 5 के तहत की जाती है। तो धारा 5 में यह बताया गया कि केंद्रीय सरकार एक स्वापक आयुक्त नियुक्त करेगी और अन्य अधिकारियों को भी नियुक्त करेगी। तो स्वापक आयुक्त की जो नियुक्ति है यह धारा 5 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसके अलावा आप धारा 7 को देखेंगे तो 7 के तहत जो है यह राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा धारा 5 के तहत की जाती है। धारा 7 के अंतर्गत राज्य सरकार अपने अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी। अगला प्रश्न है, धारा 6 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा गठित स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ परामर्श समिति के संबंध में क्या सही नहीं है। तो सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण है कि इस तरीके के जो परामर्श समिति बनाई जाती है किस धारा के तहत बनाई जाती है, धारा 6 के तहत बनाई जाती है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी बातें सही नहीं है। तो पहला है कि इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 20 सदस्य होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक समिति में अध्यक्ष होगा और अधिकतम कुल 20 सदस्य होंगे। और ऐसे जो सदस्य हैं वह किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, तो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। दूसरा है कि समिति की जो बैठक है यह प्रत्येक वर्ष की जाएगी। तो बैठक जो है यह प्रत्येक वर्ष नहीं की जाएगी, बल्कि तब की जाएगी जबकि केंद्र सरकार जो है इस प्रकार से बैठक करने के लिए अपेक्षा करती है। तो यहाँ पर आपका दूसरा जो कथन है यह सही नहीं है। तीसरा है कि समिति को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी। तो वह अपनी प्रक्रिया विनियमित कर सकती है। और समिति यदि वह अपने किन्हीं कृत्यों के दक्ष पालन के लिए एक या अधिक उप समितियां गठित करना चाहती है तो वह उसका गठन भी कर सकती है। तो यहाँ पर दूसरा कथन आपका सही नहीं है। तो अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कितनी होगी अर्थात उनका कार्यकाल क्या होगा, वह केंद्र सरकार के द्वारा नियम बना करके बनाया जाएगा।
अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा औषधि के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि की स्थापना की जाएगी। तो ऐसी जो स्थापना है वह किस धारा के तहत की जाती है? तो इस प्रकार की जो निधि की स्थापना है वह की जाती है अध्याय 2A है। अध्याय की बात करें 2A है और धारा 7A है। तो इस अध्याय को कब जोड़ा गया है? तो 1989 में इसको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निधि का उपयोजन केंद्र सरकार के द्वारा किस लिए किया जाएगा? तो धारा 7A के तहत जो इस प्रकार से राष्ट्रीय निधि की स्थापना की जाती है उसका यूज क्या होगा, वो किस पर्पज से उसका स्थापित किया जाएगा? तो स्वापक औषधियों और मनस्रावी पदार्थों का नियंत्रण करना या नियंत्रित पदार्थों का अवैध व्यापार की रोकथाम करना, इन पदार्थों का दुरुपयोग पर नियंत्रण करना, इनके विरुद्ध जो है जनता को शिक्षित करना, इन सभी पर्पज से यह जो निधि है उसको बनाया जाएगा, रखा जाएगा। तो निधि के कार्य क्या-क्या होंगे या पर्पज क्या होगा, यहाँ पर एक स्थान पर उसको दिया गया है। तो मनःस्थावी पदार्थों को नियंत्रित करना और उसके अवैध व्यापार को रोकना, इसके दुरुपयोग पर नियंत्रण रखना, व्यसनियों की पहचान करना, उनका उपचार करना, पुनर्वास करना, अर्थात जो एडिक्ट हैं, जो एडिक्टेड हैं कि इस तरीके के ड्रग्स जो है के बिना नहीं रह सकते, तो उनकी पहचान करना, उनका पुनर्वास, उपचार, ये सारे कार्य जो है इसी निधि के तहत किए जाएंगे। औषधि के दुरुपयोग का निवारण करना, दुरुपयोग के विरुद्ध जनता को शिक्षित करना ताकि जनता जो है इसके बैड इफेक्ट को भी समझे, व्यसनियों को अर्थात जो एडिक्ट हैं उनको औषधि प्रदान करना, जहां ऐसा प्रदाय चिकित्सकीय अर्थात मेडिकल पर्पज से अगर यह ड्रग्स दिया जाना आवश्यक है तो फिर ऐसी स्थिति में यह ड्रग्स जो है वो जो एडिक्ट हैं उनको प्रदान किया जाए, लेकिन वो मेडिकल पर्पज से। अगला प्रश्न है, अधिनियम की किस धारा के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत में एक रिपोर्ट प्रकाशित करवाएगी जिसमें निधि के अधीन वित्त पोषित क्रियाकलापों का लेखा जोखा रखा जाएगा? तो धारा 7 ख के तहत जो है इस प्रकार से एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो जो यह जारी की जाती है उसमें ये सारे लेखा जोखा होते हैं। अगला प्रश्न है, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत लाइसेंस के बिना कोका या अफीम की खेती, नारकोटिक्स का उत्पादन, आयात निर्यात आदि का प्रतिषेध किया जाता है? तो यहाँ पर खेती, आयात निर्यात, इन सभी बातों का जो है लाइसेंस के बिना नहीं किया जा सकता। ऐसा जो प्रावधान है यह दिया गया है धारा 8 क के अंतर्गत। तो 8 क में इस तरीके का प्रावधान किया गया है और जब इसका उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट का भी व्यवस्था की गई है। तो उल्लंघन अगर किया जाता है अर्थात लाइसेंस के बिना इस तरीके का अवैध व्यापार वगैरह किया जाता है तो धारा 27A के तहत इसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। तो दंड कितना होगा? तो 10 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक का कारावास अर्थात न्यूनतम 10 वर्ष अधिकतम 20 वर्ष, और जुर्माना कितना होगा? 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक। तो यह जो है सजा की प्रावधान धारा 27A में दिया गया है और यह अपराध किस धारा के तहत घोषित किया गया है? धारा 8A के तहत। अगला प्रश्न है, धारा 8A के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो पहला है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध से उत्पन्न संपत्ति का संप्रवर्तन या अंतरण नहीं करेगा। तो इस अपराध से अगर करके कोई संपत्ति अगर प्राप्त की गई है तो कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति का न तो संपरिवर्तन करेगा और न ही उसको कहीं ट्रांसफर कर सकता है। यह बात सही है। दूसरा है कि यह जानते हुए कि कोई संपत्ति इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध से उत्पन्न है, उसको न तो छिपाएगा और न ही उसको रूप बदलेगा। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध से उत्पन्न करेगी, उसको अर्जित नहीं करेगा, न तो उसको कब्जे में रखेगा और न ही उसका उपयोग करेगा। तो यह बात भी सही है, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है। और चौथा है कि अपराध से उत्पन्न संपत्ति को कब्जे में नहीं रखेगा लेकिन उसका उपयोग कर सकता है, यही जो है कथन गलत है, क्योंकि उसका उपयोग नहीं कर सकता, कब्जे में नहीं रख सकता, उसको अर्जित नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता, या कुछ भी नहीं कर सकता। धारा 8A जो है इस बात पर प्रतिबंध लगाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर धारा 9 है। तो यहाँ पर जो है अनुज्ञा देने, नियंत्रण और विनियमन करने की केंद्र सरकार की शक्ति है, ये बात सही है और सुमेलित भी है। उसके बाद धारा 10 को देखेंगे तो धारा 10 के अंतर्गत यही जो शक्तियां हैं वह राज्य सरकार के पास हैं, नियंत्रण, विनियमन और अनुमति देने की, यह भी सही है। इसके बाद आपका आता है धारा 11। 11 के अंतर्गत जो है
प्रावधान क्या है, तो स्वापक औषध या मनः प्रभावी पदार्थों आदि का करस्थम या कुर्की के दायित्वाधीन न होना। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है यह सही नहीं है, क्योंकि यह प्रावधान जो है धारा 11 के अंतर्गत नहीं दिया गया है। नियंत्रित पदार्थों को नियंत्रित और विनियमित करने की केंद्र सरकार की शक्ति यह नहीं है इसमें। उसके बाद चौथा है कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों के बाह्य व्यवहार पर नियंत्रण। तो यह जो नियंत्रण है यहाँ पर धारा जो है मिस हो गई है, यह धारा 12 है। अगला प्रश्न है, धारा 10 के अधीन राज्य सरकार क्या नहीं कर सकती। तो धारा 10 के तहत राज्य सरकार जो है पोस्त ऋण पर कब्जा कर सकती है, अंतर्राज्यीय आयात निर्यात करने की अनुमति दे सकती है, अफीम का कब्जा, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात निर्यात, क्रय विक्रय इसकी अनुमति दे सकती है, कैनेबिस के पौधे की खेती की अनुमति दे सकती है। लेकिन चरस का उत्पाद, निर्माण और अनुमति यह जो है राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है, तो यह जो है इसकी अनुमति राज्य सरकार नहीं दे सकती है। अगला प्रश्न है, कब नारकोटिक्स ड्रग्स या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कोका का पौधा, अफीम पोस्त आदि किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री के अधीन किसी धन की वसूली के लिए उसको कुर्क किया जा सकता है। तो ऐसी जो औषधि है उसको कब कुर्क किया जा सकता है, केवल राज्य सरकार की अनुमति से यह बात गलत है, केंद्र सरकार की अनुमति से इसको कुर्क नहीं किया जा सकता, यही बात सही है। क्योंकि धारा 11 जो है इस बात को स्पष्ट करता है कि स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ आदि जो है इसकी कुर्की नहीं हो सकती है। तो धारा 11 के तहत यह कुर्क नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जो कोई लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करके पोस्त तृण का उत्पादन, विक्रय, उपयोग आदि करेगा तो उसको किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को लाइसेंस दिया गया है इसलिए ताकि वह अफीम या पोस्त तृण का उत्पादन करे, विक्रय आदि करे, लेकिन वह जो है इस लाइसेंस का उल्लंघन करता है और उल्लंघन करने के बाद इस तरीके से कार्य करता है, तो उसके लिए सजा का जो प्रावधान है वह दिया गया है धारा 15 के अंतर्गत। तो 15 के अंतर्गत जो प्रावधान दिया गया है तो उसके तहत उसको कौन सा दंड दिया जाएगा। तो उल्लंघन अल्प मात्रा में है तो 1 वर्ष तक का कठोर कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना। तो यह बात यहाँ पर डिसाइड ये करेगी कि वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित उल्लंघन है या अल्प मात्रा से संबंधित उल्लंघन है। तो अगर अल्प मात्रा से संबंधित है तो 1 वर्ष तक का कठोर कारावास और 10 वर्ष तक का जुर्माना या दोनों की सजा उसको दी जा सकती है, यह बात सही है। लेकिन अगर अगर उल्लंघन जो है वह वाणिज्यिक मात्रा से कम किंतु अल्प मात्रा से अधिक है तो यह जो 1 वर्ष की सजा है अब यह बढ़ करके 10 वर्ष हो जाएगी, और जो यह 1,000 रुपये तक का जो 10,000 रुपये का जुर्माना है वह 1 लाख रुपये तक हो जाएगा। और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है तो यहाँ पर फिर 10 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक का कारावास हो जाएगा और 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो जाएगा। अर्थात उपरोक्त में से कोई भी कथन जो है यहाँ पर गलत नहीं है, सभी कथन बिल्कुल सही हैं। तो पोस्त ऋण इसके बारे में धारा 15 में प्रावधान है, तो ये सारी जो धाराएं हैं इनको भी देखेंगे। पोस्त ऋण के संबंध में उल्लंघन होता है, अफीम निर्मित अफीम के संबंध में उल्लंघन होता है तो उसके लिए दंड, अफीम पोस्त के संबंध में अगर उल्लंघन होता है तो उसके लिए दंड 18 में, कैनेबिस धारा 20 में, निर्मित औषधि 21 में, मनः प्रभावी पदार्थ धारा 22 में, ये सारे पनिशमेंट के प्रावधान दिए गए हैं। इन धाराओं के तहत जो है दंड दिया जाता है। और इन पदार्थों के अवैध आयात निर्यात के लिए दंड जो है धारा 23 में दिया गया है। तो इसमें जो है जो भी ये सारे कार्य लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करके किए जाते हैं तो उसके लिए सजा का प्रावधान धारा 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23 यहाँ पर किया गया है। और सजा क्या है, सजा वही होगी जो कि आपने देखा अभी। तो 3 प्रकार की सजा है, अगर उल्लंघन अल्प मात्रा में है तो 1 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपये जुर्माना, अल्प मात्रा से अधिक लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम है तो वहाँ पर जो सजा है वह बढ़ जाएगी, 10 वर्ष तक का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए का जुर्माना। वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है तो फिर वह 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। इस तरीके से पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो धारा वाइज है यहाँ पर सुमेलित करने के लिए इस प्रश्न को इसलिए शामिल किया गया है ताकि आप धाराओं को भी एक नज़र मार लें और इसको 2-3 बार वीडियो अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं प्री परीक्षा के लिहाज से तो ये आपके दिमाग में फीड हो ही जाएगा। पहला धारा 16 है,
कोका के पौधे और कोका की पत्तियों से के संबंध में लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए दंड, यह धारा 16 में दिया गया है। धारा 15 में निर्मित अफीम के संबंध में लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड, तो यह धारा 16 में नहीं दिया गया है, बल्कि धारा 15 में नहीं, बल्कि धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है। 15 में जो है वह दिया गया है पोस्त तृण के संबंध में अगर लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है। धारा 18 में है अफीम पोस्त और अफीम के संबंध में लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन। 19 में है खेतिहर द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड। तो यह सभी सुमेलित हैं, दूसरा ही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के लिए अफीम पोस्त की खेती करने के लिए अनुज्ञप्त जो कोई खेतिहर उत्पादित अफीम या उसके किसी भाग का गबन करेगा तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा। धारा 19 जो है इसके बारे में प्रावधान करती है कि एक जो है खेतिहर आदमी भी है, उसको खेती करने के लिए लाइसेंस दिया गया, तो लाइसेंस जब वो प्राप्त कर लिया तो वह उस अफीम का गबन कर लेता है, अर्थात जितनी उत्पादन होती है उसको सरकार को न वापस करके प्राइवेट उसको बेच रहा है, उसको छुपा ले रहा है, तो उसके लिए सजा जो है धारा 19 के तहत दी जाती है। 19 के तहत उसको सजा कितनी दी जाएगी, तो कठोर कारावास उसको दिया जाएगा, जिसकी अवधि जो है 10 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन वह 20 वर्ष तक की हो सकती है। तो 10 वर्ष से अन्यून किंतु 20 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए से अन्यून किंतु 2 लाख रुपए तक का जुर्माना उसको लगाया जाएगा। और कारावास कैसा होगा, तो कठोर होगा, यह बात भी ध्यान रखेंगे। तो धारा 19 में यह प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, जो कोई इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए अपने किसी परिसर का उपयोग करने की अनुमति देता है तो उसे किस अधिनियम की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। अब कोई व्यक्ति है और वह जो है अपना घर या अपना कोई निर्माण इसलिए प्रोवाइड कराता है ताकि उसमें जो है ये एनडीपीएस एक्ट के तहत कोई सामान रखा जा सके, उसका क्रय विक्रय अवैध रूप से किया जा सके या अन्य कोई कार्य इसके तहत किए जा सके, तो फिर वहाँ पर उसके लिए जो सजा होगी वह कितनी हो सकती है, तो इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 25 के अंतर्गत दिया गया है। तो 25 जो है यह महत्वपूर्ण हो सकती है और आपसे यहाँ पर डायरेक्ट जो है प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि केंद्र सरकार धारा 9A के तहत नियंत्रित पदार्थों को नियंत्रित और विनियमित करने का आदेश देती है तो ऐसे आदेश का जो कोई ऐसे आदेश का उल्लंघन करेगा वह किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो अगर धारा 9A के तहत कोई आदेश दिया गया और उस आदेश का उल्लंघन किया गया तो 9A में प्रावधान क्या है, तो सबसे पहले इसको देखना है। तो 9A के अंतर्गत यह है कि नियंत्रित पदार्थों को नियंत्रित और विनियमित किया जाए, लेकिन उस पदार्थ का न तो नियंत्रित किया जाता है और न ही विनियमित किया जाता है, अर्थात उस आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो फिर इसके लिए जो सजा होगी वह धारा 25A के तहत वह जो है सजा का प्रावधान किया गया है। तो सजा क्या होगी, तो सजा यह होगी यहाँ पर, अगर कोई व्यक्ति अपने जो है इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे कठोर कारावास दिया जाएगा। कितना होगा, 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और इसी के साथ साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, इन दोनों ही दंड से उसको दंडित किया जाएगा। तो पहला विकल्प सही है यहाँ पर धारा 25A के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, एनडीपीएस एक्ट की किस धारा के अंतर्गत लाइसेंस धारक के नौकर के लिए दंड का प्रावधान है। तो अगर कोई लाइसेंस धारक है और उसने अपने यहाँ कुछ नौकर रखे हैं और नौकर इसलिए रखे हैं ताकि वह अफीम की खेती या इस तरीके कोई भी कार्य इस धारा के तहत किए जाते हैं तो वह उसको कर सके, और नौकर जो है वह इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए सजा जो है धारा 26 के तहत दी गई है। तो सजा कितनी हो सकती है यहाँ पर, तो ये भी ध्यान रखना है, तो 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, यह सजा धारा 26 के तहत दी जाती है। अगला प्रश्न है, स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ जैसे कोकीन या मार्फिन या डाई एसिटल मार्फिन इसका सेवन करने पर किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो अब तो आपने देखा कि उसका जो है अगर उल्लंघन किया जाता है, उसका भंडारण किया जाता है, अवैध आयात निर्यात क्रय विक्रय किया जा रहा है, खेती की जा रही है, लेकिन धारा 27 में जो है इसके सेवन पर अर्थात इसके कंजम्पशन पर, उपभोग पर पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, तो उसके लिए सजा क्या होगी, तो यहाँ पर यह बताया गया कि अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति उपयोग करता है तो उसको कठोर कारावास 1 वर्ष तक का या जुर्माना जो कितना होगा 20,000 रुपए तक का हो सकता है या दोनों, तो इस तरीके से उसको दंडित किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, अवैध व्यापार का वित्त पोषण करने और अपराधियों को संश्रय देने के लिए जो प्रावधान है, यह कहाँ दिया गया है? तो धारा 27 ए के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 27 ए जो है, यह संश्रय शब्द को ध्यान रखेंगे कि इस और वित्त पोषण, क्योंकि ये ऐसे प्रावधान है कि ये डायरेक्ट सेक्शन आपसे यहाँ से पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर इस तरीके से कोई कार्य कर रहा है, वित्त पोषण कर रहा है, संश्रय दे रहा है, तो वह दंडनीय कार्य है। और सजा कितनी होगी? तो 10 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक का कारावास होगा और इसके साथ-साथ 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो इस तरीके से वहाँ पर दंडनीय होगा। अगला प्रश्न है, जो कोई अवैध व्यापार का वित्त पोषण करेगा या संश्रय देगा, तो आपने देखा सजा कितनी होगी? तो 10 वर्ष से अन्यूनकिंतु 20 वर्ष तक का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए से अन्यूनकिंतु 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, अर्थात इन दोनों ही दंडों से उसको दंडित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जो कोई अपराध से उत्पन्न संपत्ति का अंतरण करेगा या छिपाएगा, अर्जित करेगा, तब वह किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो अपराध से संबंधित अगर कोई संपत्ति है, उसको कोई छुपाता है, धारा 8 ए के तहत, चूंकि 8 ए में जो है इस बात को स्पष्ट किया गया है कि इस तरीके से अगर कोई कार्य करता है, छिपाता वगैरह है, तो फिर उसको सजा कितना है? तो धारा 27 बी के अंतर्गत सजा का प्रावधान किया गया है। और सजा का प्रावधान कितना दिया गया है? तो 3 वर्ष से अन्यून के कठोर कारावास, 10 वर्ष तक के कठोर कारावास, अर्थात 3 वर्ष से अन्यून, लेकिन वह कारावास 10 वर्ष तक का हो जाएगा। इसके साथ साथ जुर्माने की भी सजा उस पर आरोपित की जा सकती है, अर्थात इन सभी दंड से उसको दंडित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, पहला देखेंगे धारा 28। तो 28 में जो है, यह अपराध करने के प्रयास के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ये सारे महत्वपूर्ण धाराएं हैं। उसके बाद 29 में आप देख रहे हैं, दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र, इसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। धारा 30 में जो है, अपराध की तैयारी के बारे में प्रावधान है, जबकि धारा पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात वर्धित दंड के बारे में प्रावधान जो है धारा 31 में दिया गया है, 35 में नहीं दिया गया है। 35 में जो है क्या प्रावधान है, इसको भी देख लेना है। तो धारा 35 के अंतर्गत आपराधिक मानसिक दशा की अवधारणा की जाएगी। तो मेंटल स्टेट की जो अवधारणा है, प्रिजम्पशन है, यह की जाती है धारा 35 के तहत, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन का चुनाव कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है। पहला है कि अपराध करने के प्रयत्न के लिए अभियुक्त उस अपराध के लिए उपबंधित दंड के आधे दंड से दंडित किया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति अपराध करने का प्रयास करता है, तो वह आधे दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि वह उसी अपराध के लिए जो दंड उपबंधित है, उसी जो है दंड से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला ही कथन सही नहीं है। दूसरा है कि दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियुक्त उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। तो यह बात बिल्कुल सही है। तो अगर कोई दुष्प्रेरण करता है या षड्यंत्र करता है, तो वह भी उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो कि उस अपराध के लिए विहित है। अगर 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध है और कोई व्यक्ति उसका दुष्प्रेरण करता है या षड्यंत्र करता है, तो ऐसे दुष्प्रेरण या षड्यंत्र का जो सजा होगी वह 10 वर्ष होगी। प्रयास करता है तब भी उसकी सजा 10 होगी। तैयारी करने के लिए अपराध के लिए विहित न्यूनतम कारावास के आधी से अन्यून की कारावासी या अधिकतम के आधे, न्यूनतम कारावास का आधा या अधिकतम कारावास का आधा प्लस जुर्माने की सजा दी जा सकती है, यह भी सही है। तैयारी के मामले में केवल आधा सजा दी जाएगी, बाकी दुष्प्रेरण और षड्यंत्र के मामले में आधी सजा नहीं दी जाएगी। चौथा है, पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अपराधों के लिए वर्धित दंड विहित अधिकतम दंड का 1.5 गुना होगा। अब यहाँ से आपको फंसा सकता है, यह 1.5 गुना जो है शब्द जरूर याद रखेंगे। तो यह प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 31 के अंतर्गत दिया गया है कि वर्धित दंड कितना होगा? 1.5 गुना होगा, जो अधिकतम विहित दंड है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित पदार्थ के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन या भारत से बाहर आयात निर्यात के लिए पहले एक बार दोषित किया जा चुका है और आगे वह फिर ऐसे अपराध के लिए प्रयास, दुष्प्रेरण या आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अब उसकी सजा कितनी होगी? यह प्रावधान आपको धारा 31 ए के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अब फिर से उसको अगर उसी अपराध के प्रयास या दुष्प्रेरण या षड्यंत्र के दोषी किया जाता है, तो वहां पर उसको जो सजा होगी वह अपराध के लिए विहित दंड का 1.5 गुना और जुर्माने की सजा हो सकती है, या इसमें यह भी बताया गया है कि उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से 2 या 3 ये दोनों जो है सजा उसको दी जा सकती है।
अगला प्रश्न है, जिन अपराधों के लिए किसी दंड का उपबंध नहीं किया गया है उसके लिए क्या दंड दिया जा सकता है। अब मान लीजिए अधिनियम में बहुत सारे ऐसे अपराध भी हैं, ऐसे कार्य भी हैं जिनके दंड के बारे में यहाँ पर प्रावधान नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी सजा दी जाएगी, ये धारा 32 जो है इसके बारे में प्रावधान करती है। तो अगर कोई उपबंध नहीं दिया गया है तो वहां पर 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है धारा 32 के तहत। अगला प्रश्न है, एनडीपीएस एक्ट की किस धारा में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण नहीं किया जा सकता है। तो धारा 32A इस बात को स्पष्ट करती है कि इस अधिनियम के अधीन अगर कोई भी दंड दिया जाता है तो न तो उसको निलंबित किया जाएगा, परिहार किया जाएगा, लघुकरण आदि इस तरीके का कोई कार्य नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जहां इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए कारावास की कोई न्यूनतम अवधि या जुर्माने की रकम विहित है, वहां न्यायालय उक्त अवधि या रकम से उच्चतर कोई दंड देने के लिए किन बातों को विचार में ले सकता है। मान लीजिए कि 1 वर्ष का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना की सजा विहित है, तो उससे अधिक भी सजा दी जा सकती है। लेकिन उससे अधिक सजा जब दी जाएगी तो उनमें कौन सी बातों को जो है ध्यान में रखा जाएगा, इसके लिए धारा 32B के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि अपराधी द्वारा हिंसा या आयुध का उपयोग करने की धमकी अगर दी गई है, अपराधी कोई लोक पद धारण करता है और उसने अपराध में अपने पद का दुरुपयोग किया है, अपराध से अवयस्क व्यक्ति प्रभावित होते हैं या अपराध करने के लिए अवयस्क व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो विहित दंड है उस दंड से अधिक दंड दिया जा सकता है या विहित रकम से अधिक जो है जुर्माने की रकम अधिरोपित की जा सकती है। तो यहाँ पर धारा 32 ख में जो है ये सारी बातें बताई गई हैं कि कौन सी बातों को विचार में लिया जाएगा। तो अपराधी के द्वारा हिंसा या आयुध का उपयोग या उसकी धमकी दी गई है, अपराधी कोई लोक पद धारण करता है और अपने पद का लाभ उठाया है, अपराध से अवयस्क प्रभावित होते हैं या अवयस्कों का प्रयोग किया गया है, या अपराध किसी शिक्षा संस्था या सामाजिक सेवा संकाय में या उसके ठीक निकट ऐसे स्थान पर की जाती है जिसमें विद्यालय के बालक जो है पढ़ते हैं या खेलते हैं या सामाजिक कार्यकलाप के लिए वहाँ पर बच्चे आते जाते हैं। जो अपराधी है वह संगठित अंतर्राष्ट्रीय या अन्य अपराधी समूह का सदस्य है। और चौथा अंतिम है कि अपराधी जो है अपराध करके शुकर बनाए गए अन्य अवैध क्रियाकलापों में भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है उसको सजा जो विहित पनिशमेंट है उससे भी अधिक दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 401 जिसको सीआरपीसी में धारा 360 में था जो कि परिवीक्षा से संबंधित है, तो परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान किस प्रकार के दोषसिद्ध अपराधियों को लागू होते हैं। तो परिवीक्षा से संबंधित प्रावधान जो है कहाँ लागू होंगे, तो सबसे पहले इस अधिनियम में धारा 33 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है और इसमें यह बताया गया कि इस अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसको परिवीक्षा पर सामान्यतः तो नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन उसको छोड़ा तब जाएगा अगर वह 18 साल से कम आयु का है, तब उसको छोड़ा जाएगा। यदि वह धारा 26 के तहत अपराध लाइसेंस धारक या उसके सेवक द्वारा किया जाता है तो भी उसको छोड़ा जा सकता है। और जहाँ कोई व्यक्ति किसी स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ के उपभोग के लिए दंडित किया गया है, तो इन सभी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। धारा 33 जो है इस बात को स्पष्ट करती है। अगला प्रश्न है, एनडीपीएस एक्ट की धारा 34 के अधीन अपराध के लिए दोष सिद्ध किए जाने के बाद दोषित व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने से प्रवृत्त रहने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया जा सकता है। तो यह बंधपत्र कितने समय के लिए होगा, तो 3 वर्ष तक के लिए उसको बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया जा सकता है कि आप बंधपत्र निष्पादित करके इस बात की हमें गारंटी दीजिए कि आप जो है दोबारा इसी तरीके का कोई अपराध नहीं करेंगे। धारा 34 के तहत जो है इस प्रकार का प्रावधान किया गया है, इस प्रकार की प्रतिभूति की मांग की जाती है। तो प्रतिभूत की मांग आप देख रहे हैं धारा 34, यह धारा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी। और ऐसा जो बंधपत्र है वह प्रतिभूत सहित या रहित रहेगा, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विशेष न्यायालय का गठन इस अधिनियम की किस धारा के तहत किया जाता है। तो इस अधिनियम के तहत जो अपराध होते हैं उन अपराधों का जो है विचारण किया जा सके और विचारण के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया जाता है। तो विशेष न्यायालय का गठन जो है यह धारा 36 के तहत किया जाता है। धारा 35 में आपने क्या देखा, यहाँ पर मानसिक स्थिति की उपधारणा की जाती है। तो ये इस तरीके से यह 35 भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 36A में जो है विशेष न्यायालय कौन से अपराध का विचारण करेंगे इसके बारे में प्रावधान दिया गया है।
और इसके साथ साथ धारा 37 के देखेंगे तो 37 में अपराध जो है इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया जाता है तो वह संज्ञेय होगा और गैर जमानती होगा। इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जाता है तो वह संज्ञेय होगा अर्थात पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और गैर जमानती होगा अर्थात जमानत अधिकार स्वरूप मांग नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है विशेष न्यायालय के गठन में क्या सही नहीं है। तो विशेष न्यायालय के गठन की बात की जाती है धारा 36 के तहत। यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, तो शीघ्र विचारण के लिए सरकार आवश्यक विशेष न्यायालयों का गठन कर सकेगी, तो यह बात बिल्कुल सही है। इसका पर्पज क्या होता है, शीघ्र विचारण, यह सही है। दूसरा है कि विशेष न्यायालय में 3 न्यायाधीशों को सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 जजों की नियुक्ति नहीं होगी बल्कि एकल जज की नियुक्ति होती है। एकल जज की जो नियुक्ति है वह इसमें होती है, और नियुक्ति ऐसे ही की जाती है सरकार के द्वारा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सहमति से। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही नहीं है। तीसरा है कि विशेष न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति व्यक्ति के लिए योग्य कौन होगा, तो जो इसके ठीक पहले सेशन न्यायाधीश या एडिशनल सेशन न्यायाधीश रहा हो। तो यहाँ पर आपका दूसरा कथन जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है एनडीपीएस एक्ट के अधीन किए गए अपराध के विशेष न्यायालय के द्वारा विचारण के संबंध में क्या सही नहीं है। तो विशेष न्यायालय के द्वारा जब विचारण किया जाता है, और विशेष न्यायालय का गठन कहाँ किया गया है, धारा 36 के तहत, और विचारण कहाँ किया जाता है, धारा 37 के तहत। तो इसमें पहला है कि 3 वर्ष से अधिक के दंड से दंडनीय अपराधों का विचारण विशेष न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो यह बात बिल्कुल सही है कि विशेष न्यायालय गठित किए जाएंगे जो कि थोड़ा सा गंभीर मामले हैं इस अधिनियम के तहत किए गए हैं, उनका विचारण करने के लिए। 3 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि 3 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय अगर अपराध है तो वहां पर उसका विचारण जो है संक्षिप्त रूप में किया जाएगा। प्रत्येक अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा, यह बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि धारा 37 में आपने इसको देखा। और किसी अभियुक्त को उसके मुचलके पर नहीं छोड़ा जा सकेगा। तो किसी व्यक्ति को उसके मुचलके पर नहीं छोड़ा जा सकेगा, यह जो है कथन सही नहीं है। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो धारा 38 है कंपनी के द्वारा अपराध, यह बात सही है। 39 में कुछ अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ने की जो है कोर्ट की शक्ति दी गई है, लेकिन अपराधियों के नाम, कारोबार आदि को प्रकाशित करने की न्यायालय की शक्ति जो है यह जो है धारा 40 में है। और धारा 39 में क्या है, 39 में जो है अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति है, तो यहाँ पर दूसरा ही सुमेलित नहीं है। इसके बाद धारा 41 आता है वारंट जारी करने की प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। धारा 42 में वारंट के बिना तलाशी और गिरफ्तारी आदि के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है अवैध रूप से की गई अफीम पोष कैनेबिस के पौधे या कोका के पौधे की खेती की फसल को कुर्क करने का आदेश देने की शक्ति किसे है। तो अवैध रूप से अगर कोई इस तरीके से कोई खेती वगैरह की गई है तो उसको कुर्क किया जा सकता है, और ऐसी कुर्की करने की जो शक्ति है वो धारा 48 के तहत दी जाती है। और शक्ति किसे है, तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्ति प्राप्त है। तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको इस कार्य के लिए एम्पावर्ड किया गया है, सशक्त किया गया है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार एनडीपीएस एक्ट के अधीन अपराधों के अन्वेषण के लिए पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियां किसको दे सकती है या किस में निहित कर सकती है। तो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की कुछ शक्तियां हैं, उस शक्तियों को यहाँ पर केंद्र सरकार जो है अन्य अधिकारियों को भी दे सकती है ताकि इसका शीघ्र विचारण जो है के लिए उपलब्ध हो सके, मामले का इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो सके। तो केंद्रीय जो उत्पाद शुल्क अर्थात जो एक्साइज के अधिकारी हैं, नारकोटिक्स कस्टम के अधिकारी हैं, इनको दे सकती है। रेवेन्यू इंटेलिजेंस के किसी अधिकारी में वह जो है पुलिस की एसएचओ की शक्तियां दे सकती है। केंद्र सरकार के किसी जो पैरा मिलिट्री है या आर्म फोर्स है, तो पैरा सैन्य या सशस्त्र बल के किसी भी अधिकारी में जो है इस प्रकार की जो नियुक्ति शक्तियां है वह निहित कर सकती हैं, और धारा 53 के तहत इस तरीके की शक्तियां निहित करने का अधिकार सरकार के पास है। अगला प्रश्न है जब एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 के तहत वारंट के बिना तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी की जाती है तो किस धारा के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारी इस कार्य में एक दूसरे की सहायता करते हैं।
तो धारा 42 के तहत आप ध्यान रखेंगे कि वारंट के बिना गिरफ्तारी की जा सकती है, तलाशी की जा सकती है, अभिग्रहण किया जा सकता है, उसको जब्त किया जा सकता है, ये सारे कार्य किए जाते हैं। लेकिन जब इस प्रकार से कार्य तलाशी वगैरह किया जा रहा है, तो अन्य जो विभाग के अधिकारी हैं, वह इस कार्य में उसकी सहायता करेंगे तलाशी करने वाले व्यक्ति की धारा 56 के तहत। अगला प्रश्न है, एनडीपीएस एक्ट की धारा 42, 43 या 44 के अधीन तलाशी लेने या गिरफ्तार करने के लिए सशक्त कोई अधिकारी यदि किसी व्यक्ति को तंग करने के आशय से ऐसा कार्य करता है, तब उसको कौन सा दंड दिया जा सकता है? तो धारा 42, 43, 44 के तहत तो सख्तियां दी गई हैं कि आप इस तरीके से गिरफ्तारी, तलाशी आदि ले सकते हैं। लेकिन जो अधिकारी इस कार्य के लिए नियुक्त लगा हुआ है, अगर वह किसी व्यक्ति को तंग कर रहा है, तो वहाँ पर वह धारा 58 के तहत उसके बारे में पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। तो उसको सज़ा क्या दी जाएगी? तो 6 माह तक का जो कारावास होगा या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से इसको दंडित किया जा सकता है धारा 58 के तहत। तो धारा 59 क्या कहता है कि इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यबद्ध कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का अनुपालन नहीं करता या इनकार कर देता है, तब उसको 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो 58 और 59 जो है एक ही प्रकृति के हैं, उनको भी ध्यान में रखेंगे। 58 के तहत वह तंग करने के आशय से किसी घर में प्रवेश करता है, तलाशी लेता है, जब्त करता है, गिरफ्तारी करता है, जबकि 59 के तहत वही अधिकारी है, वह अपने कार्य को ही नहीं करता है या उसमें लापरवाही बरतता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धाराओं और प्रावधानों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो धारा 64 देखेंगे सबसे पहले, तो इसके अंतर्गत अभियोजन से उन्मुक्ति देने की शक्ति है, यह सुमेलित है। उसके बाद 64 ए आता है, तो 64 ए के अंतर्गत जो ऐसे व्यसनी अर्थात एडिक्ट व्यक्ति हैं, उनको अभियोजन से उन्मुक्ति, जो स्वेच्छा से अपना उपचार कराते हैं, उनको जो है उन्मुक्त किया जाता है, तो यह भी सुमेलित है। और उसके बाद है धारा 2 और धारा 68 है, इसमें जो है परिभाषाएं दी गई हैं, यह भी सुमेलित है। परिभाषाएं यहाँ पर 2 स्थानों पर दी गई हैं। एक तो धारा 2 के अंतर्गत बहुत सारी परिभाषाएं आपने देखा, उसके अलावा धारा 68 ख को भी ध्यान रखेंगे, इसमें भी परिभाषाएं दी गई हैं। उसके बाद आता है धारा 68 ग, तो 68 ग या 68 सी जो है, इसके अंतर्गत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को धारण करने पर प्रतिषेध लगाया गया है, जबकि सक्षम प्राधिकारी की जो परिभाषा है यह 68 डी के अंतर्गत या घ के अंतर्गत दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसको देखेंगे। तो धारा 69 है पहली धारा, तो इसके अंतर्गत जो है प्रावधान क्या दिया गया है? तो 69 में सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, अर्थात कोई अधिकारी है इस अधिनियम के तहत सद्भावना पूर्वक कार्य कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई बात कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी। दूसरा धारा 70 है, तो केंद्रीय और राज्य सरकारों के द्वारा नियम बनाते समय अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों को ध्यान में रखा जाएगा, यह बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है धारा 71 कि व्यसनियों की पहचान करना, उपचार करना आदि के लिए स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थों की सप्लाई के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये सभी बातें जो है यह सुमेलित हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने कोशिश किया है कि जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको धाराओं के रूप में, एमसीक्यूज के रूप में आपके समक्ष रखें। और यहाँ पर हमने कुल 56 प्रश्नों को इस तरीके से तैयार किया है और पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। आप चैनल पर बने रहिए। और भी वीडियो जो है माइनर ऐड के, मेजर ऐड के, लोकल ऐड के हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनको देखें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।